abdominal probe, transvaginal probe, जो probe you have seen ना, what is probe, transducer, उससे क्या emit होता है, साउंड वेव्स। तो अल्ट्रासाउंड में कितने हर्ट्स का अराउंड साउंड वेव्स यूज करते हैं हम लोग, दैट यू शुड नो, कितने हर्ट्स का होता है, अराउंड 2 to 10 हर्ट्स। जो ट्रांस एब्डोमिनल प्रोब होता है उसमें हम लोग कम फ्रीक्वेंसी, साउंड कम फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, 3.5 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। और तुम्हारे ट्रांसवेजाइनल में 5 to 7 मेगाहर्ट्ज का यूज होता है। दिस यू हैव टू रिमेंबर, इतना बस याद रख लो, 2 चीज़, ठीक है। जितना पढ़ा रहे उतनी याद रखनी जरूरत, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। एब्डोमिनल में 3.5 मेगाहर्ट्ज, वेजाइनल में 5 to 7 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड कब करते हैं हम लोग, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड बेसिकली ऑप्स का बता रही हूँ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करते हैं, ठीक है। एंड ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में करते हैं। फर्स्ट ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड के लिए हमें ब्लैडर एम्प्टी चाहिए होता है, वी डोंट नीड ब्लैडर। ब्लैडर अगर फुल है पेशेंट को तो हमारा इमेजिंग ऑब्स्ट्रक्ट होता है, तो वी नीड एम्प्टी ब्लैडर। एंड ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड के लिए वी नीड फुल ब्लैडर, पेशेंट को बोलना है यूरिन रोक के आना, वी नीड दैट ब्लैडर विंडो सेपरेशन यूट्रस के साथ, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो टीवीएस से स्कैन कर, उसमें कौन सा स्कैन करते हैं, स्कैन को क्या कहते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन जो करते हैं हम लोग टीवीएस, उसको हम लोग डेटिंग स्कैन कहते हैं। डेटिंग स्कैन में 3 क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले प्रेगनेंसी का लोकेशन, इंट्रा यूट्राइन है कि नहीं, कहीं ट्यूब में तो नहीं है, ओवरी में नहीं है, एब्डोमिनल में नहीं है, लोकेशन। सेकंड क्या इंपॉर्टेंट होता है, वायबिलिटी, फीटल पोल तुम्हारा दिख गया, उसका कार्डियक एक्टिविटी प्रेजेंट है कि नहीं, वायबल फीटस है कि नहीं। थर्ड चीज़ क्या देखते हैं इंपॉर्टेंट, जेस्टेशन एज, उससे हम लोग क्या करते हैं, एलएमपी से जो जेस्टेशन एज आ रहा है उस दिन, और यूएसजी से जो मेरा जेस्टेशन एज उस दिन आ रहा है, वो करस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं, तो डेटिंग स्कैन। बस फर्स्ट ट्राइमेस्टर का इतना ही है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तुम्हें क्या दिखेगा, जीसैक दिखेगा, छोटा सा योग सैक दिखेगा, फीटल पोल दिखेगा। हो सकता है तुमसे एग्जाम में ये पूछ ले, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन आया तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दिस, इसके आगे और कुछ से नहीं पूछा जाएगा। सबसे पहले तो जो फीचर्स हमें टीवीएस में दिखते हैं वही सेम फीचर्स हमें टीएस में दिखते हैं, लेकिन 1 वीक बाद। अगर टीवीएस में तुमको आज योग सैक दिखा है तो टीएस में एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में 1 वीक के बाद योग सैक दिखेगा, उस समय नहीं दिखेगा। फीटल पोल अगर आज दिख रहा है टीवीएस में तो 1 वीक के बाद एब्डोमिनल स्कैन में दिखेगा। तो टीवीएस बेसिकली 1 वीक पहले सारे दिखा देते हैं। तो टीवीएस में कब क्या दिखता है ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाउन कर लो। टीवीएस जब हम लोग कह रहे हैं तो जी सैक 4.5 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में दिख जाएगा। जी सैक क्या होता है, सिर्फ फ्लूइड फिल्ड कैविटी होता है और कुछ नहीं दिखता है। एनीकोइक मतलब अंदर ब्लैक रहेगा कलेक्टेड, और सिर्फ एक इसेंट्रिक तुम्हारा कैविटी रहेगा, जी सैक। देन 5 वीक्स में यू कैन सी योग सैक। योग सैक क्या होता है, जो बड़ा सा जी सैक होता है, इसके जस्ट बगल में छोटू सा एकदम सेम तुम्हारा सर्कुलर कैविटी होगा, थोड़ा इकोजेनिक होगा। योग सैक विल बी लिटिल मोर इकोजेनिक देन जी सैक, बट अंदर अनइक्वेट रहेगा, उसका बॉर्डर इकोजेनिक रहेगा। योग सैक विल बी वेरी स्मॉल देन जी सैक। योग सैक 5 वीक्स में दिखता है, फीटल पोल 5.5 वीक्स में दिखेगा, एंड कार्डियक एक्टिविटी 6 वीक्स में आ जाएगा टीवीएस पे, ठीक है। और ये सब चीजें 1 वीक आगे दिखेगा टीएस में, ठीक, इतना याद रखो। हाँ, साइन जो होता है डबल डेसिडुअल सैक साइन। डबल डेसिडुअल सैक साइन मीन्स व्हाट, अगर तुमसे पूछा जाएगा कि तुम्हारा इंट्रायूट्राइन लाइव वायबल प्रेगनेंसी होने वाला है कि नहीं, तुम कैसे बताओगे, इवन बिफोर फीटल पोल, तो यू विल से सर डबल डेसिडुअल सैक साइन। डबल डेसिडुअल सैक साइन देखो ऐसा है, 2 कंसेंट्रिक रिंग्स होते हैं, ये तुम्हारा कैप्सुलरिस होता है, ये पैरेटलिस होता है, डेसिडुआ, ठीक है। तो इसको डबल डेसिडुअल सैक साइन कहते हैं। बीच में एनीक्वेट रहेगा, लेकिन ये दोनों लाइंस इकोजेनिक रहेंगे, ठीक है। हाँ, ये बस सर्कल रहेगा और कुछ नहीं अंदर रहेगा, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है कि वायबल प्रेगनेंसी, अगर सिर्फ एक सिंगल सैक रहेगा तो मोस्टली नॉन वायबल प्रेगनेंसी, ऐसे ये होता है। दूसरी चीज़ तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा डेटिंग स्कैन। अब नेक्स्ट स्कैन क्या इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी में, डेटिंग स्कैन। तो जब प्रेगनेंसी का पता चलेगा 6 वीक ऑनवर्ड्स तुम कर सकते हो, बिकॉज 6 वीक्स में तुम्हारा कार्डियक एक्टिविटी आ जाएगा टीवीएस पे। 6 वीक्स में पहले अवॉइड करना, बिकॉज 6 वीक्स के पहले कार्डियक एक्टिविटी नहीं आता टीवीएस पे। तो अगर पूछा जाएगा कि डेटिंग स्कैन कब करोगे, लेकिन सर एनी टाइम आफ्टर 6 वीक्स, बिकॉज बाई टीवीएस, बिकॉज 6 वीक्स पर कार्डियक एक्टिविटी आ जाएगा, तो वी कैन सी इट इज अ वायबल फीटस। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्कैन क्या है ऑप्स में, एनटी एंड एनबी स्कैन, लोकल ट्रांसलूसेंसी एंड नीजल बोन स्कैन। वो कब कराते हैं, 11 to 13 + 6 वीक्स में आइडियली होता है। उसमें क्या क्या देखते हैं, सॉफ्ट मार्कर्स देखते हैं। सॉफ्ट मार्कर क्या, एनीप्लॉइडी के लिए तुम्हारा नकल ट्रांसलूसेंसी एंड नेजल बोन। क्या क्राइटेरिया होता है एनटीएनबी से, तुमको ये दे दिया जाएगा, दिस इज एनटीएनबी स्कैन, ठीक है, दिस इज ऑल्सो एनटीएनबी स्कैन। अब इसमें पूछा जाएगा कि डिस्क्राइब द स्कैन, इस स्कैन को दीज आर सेम स्कैन, और ये तीन एनटीएनबी स्कैन कैसे डिस्क्राइब करोगे, तो तुमको ये बोलना होगा कि सर एनटीएनबी स्कैन मिड सजाइटल प्लेन में लिया गया, ठीक है। पहला क्राइटेरिया एनटीएन मिड सजाइटल प्लेन में लिया गया। दूसरा क्राइटेरिया फीटल हेड इज ए न्यूट्रल पोजीशन, ठीक है। न्यूट्रल पोजीशन का क्या मतलब होता है, जो चिन्ह है और जो थोरैक्स है इसके बीच में तुमको एमनियोटिक फ्लूइड दिखेगा। अगर फ्लेक्स्ड होगा फीटल हेड तो ये नहीं दिखेगा, हाइपर एक्सटेंडेड भी नहीं होना चाहिए, फिर तुम्हारा मेजरमेंट रॉन्ग आ जाएगा। राइट मेजरमेंट के लिए न्यूट्रल पोजीशन, तुमको बस इतना बोलना है मिड सजाइटल प्लेन इन न्यूट्रल पोजीशन ऑफ फीटस, और फीटल हेड और स्पाइन इन लाइन होना चाहिए, ठीक है। 3 चीज बस बोले एंटी स्कैन का। और एंटी मतलब क्या होता है, एंटी इज न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी, बट व्हाट इज न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी, इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ फ्लूइड फिल्ड स्पेस बिहाइंड बेबीज नेक, बस इतना बोलना है, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ फ्लूइड फिल्ड स्पेस बिहाइंड बेबीज नेक, बस। और एबनॉर्मल क्या है, मोर देन 3.5 mm, बस। नेजल बोन में क्या है, नेजल बोन को दिखना चाहिए, नेजल बोन अगर एब्सेंट है, हाइपोप्लास्टिक है, तो इट इज अ सॉफ्ट मार्कर फॉर एनीप्लॉइडी, ठीक है। इससे ज्यादा
एनिप्लॉइडी डाउन सिंड्रोम, ये सब एब्सेंट और हाइपोप्लास्टिक नेजल बोन और इंक्रीज एनटी मोर देन 3.5 mm, दैट इज सॉफ्ट मार्कर। अभी इससे ज़्यादा तुमसे अगर कुछ पूछेंगे तो यही पूछ सकते हैं कि एंटी रेज्ड में का क्या सिग्निफिकेंस है। तुम एक एनिप्लॉइडी बोल दोगे, सॉफ्ट मार्कर, और क्या है तो फिटस को कार्डियक मालफॉर्मेशन, कार्डियक डिजीज हो सकता है या फिर फिटल इन्फेक्शन। 3 चीज़ है बस। इंक्रीज एंटी का 3 सिग्निफिकेंस है। क्या इंडिकेट करता है? इन्फेक्शन, एनिप्लॉइडी एंड कार्डियक प्रॉब्लम्स, कार्डियक एनोमली या कार्डियक इश्यूज इन फिटस। ठीक है, ये एंटी हो गया। एंटी में इससे ज़्यादा कोई तुमसे नहीं पूछने जा रहा, इतना अभी याद रख लोगे और पढ़ने की जरूरत नहीं है एंटी। ठीक है, एंटी इज डन। अब उसके बाद तुम्हारा आ गया, ये सब एंटी है। अब तुम्हारा थर्ड ट्राइमेस्टर स्कैन आ गया। थर्ड ट्राइमेस्टर में तुमको फिटल हेड मिल सकता है और एक ऐसा स्कैन मिल सकता है जिसमें सारे फीचर्स हो। ठीक है, जैसे ये तुम्हारा फिटल हेड हो गया, इसमें सारे फिटल हेड भी है। नहीं, दिस इज आई थिंक, ठीक है, ये तुम्हारा यहाँ पे नेजल बोन दिखा रहा है, यहाँ पे प्लेसेंटा दिख रहा है, यहाँ पे डबल बोन दिख रहा है, ये हाथ का फोराम रेडियस सेल प्लेसेंटा, यहाँ पे भी नेजल बोन दिख रहा है, दिस इज प्लेसेंटा। ये है तुम्हारा फीमर। ठीक है, ये भी अर्ली स्कैन है, दिस इज नॉट थर्ड ट्राइमेस्टर स्कैन, आई थिंक दिस इज लेट फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर स्कैन है। प्लेसेंटा होमोजेनस यूट्रस है ना, यूट्राइन लाइनिंग से लगा हुआ जो होमोजेनस स्ट्रक्चर है, दैट इज प्लेसेंटा। दिस वन प्लेसेंटा होमोजेनस। ठीक है, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस रहेगा, दिस इज प्लेसेंटा। ठीक है, यूट्रस से अटैच्ड हो, यूट्रस से लगा हुआ रहेगा प्लेसेंटा। अब देखो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, 2 ही तुम्हारी चीज़, एक बीपीडी बाई पैरामीटर डायमीटर और एक एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस। तो बीपीडी का क्या है, एक तो बीपीडी एक्सियल सेक्शन में लिया जाता है, फिटस के हेड का एक्सियल सेक्शन में लिया जाता है। ठीक है, और ये सही प्लेन में नहीं लिया गया है। तुम लोग को पेंसिल से करके ड्रॉ करके बताया था ना, देखो ये सबसे पहले तो वाइडेस्ट तुमको लेना है। ठीक है, जो एक्सियल सेक्शन है उसका 90 डिग्री में ये तुम्हारा इस तरह से एरो साइन होता है, इसमें नहीं दिख रहा है उतने अच्छे से, दिस इज नॉट द करेक्ट प्लेन। अगर तुमसे पूछा जाएगा है उसमें ये तुम्हारा थैलेमाई है, दिस एरो साइन, ये जो दिख रहा है थैलेमस है, और यहाँ पे छोटा सा ओवल शेप स्ट्रक्चर दिखेगा, केवम सेप्टम पेलुसिडम है। ठीक है, तुमको ये 90 डिग्री वाइडेस्ट पोर्शन में लेना है। यहाँ पे ये तुम्हारा बीपीडी होगा, इनर टू आउटर 2 सर्कल होता है, देखो हेड का ही कुछ नहीं, ये दिख रहा है, ये आउटर, ये इनर, ये आउटर, ये इनर, तो आउटर टू इनर लेना है, आउटर टू इनर। इस आउटर टू इनर मतलब ये मोटा सा दिख रहा है ना व्हाइट लाइन, ये इनर है, ये आउटर है, तो आउटर टू इनर यहाँ तक लेना है, आउटर इसका तो इनर इसका, ये डायमेंशन होता है बीपीडी। ठीक है, बीपीडी में क्या देखो एक्सियल सेक्शन में लिया जाता है और उस प्लेन में लिया जाता है विच क्रॉसेस थैलेमाई, कैवम सेप्टम पेलुसिडम एंड थर्ड वेंट्रिकल, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ स्कल परपेंडिकुलर टू मिड लाइन में लिया जाता है। ठीक है, इतना ही है, इससे ज़्यादा कोई नहीं पूछेगा। और बीपीडी इज द बेस्ट डायमीटर इन सेकंड ट्राइमेस्टर। अगर तुम वो फिटस का कुछ भी नहीं मिल रहा, अगर पूछा जाएगा कि बेस्ट डायमीटर क्या है फिटस के पीओजी कैलकुलेट करने के लिए, बीपीडी है इन सेकंड ट्राइमेस्टर। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा एसी, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस। तो एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस ट्रांसफर सेक्शन ऑफ फिटस एब्डोमेन में लिया जाता है, सर्कुलर होना चाहिए। ठीक है, सर्कुलर होना चाहिए, और क्राइटेरिया क्या है कि जिस सेक्शन में तुम्हारा स्टमक बबल दिखे और जे शेप जंक्शन ऑफ अम्बिलिकल वेन एंड इंट्रा हेपेटिक पोर्शन ऑफ अम्बिलिकल वेन, मतलब पोर्टल साइनस के साथ तुम्हारा अम्बिलिकल वेन जहाँ ज्वाइन हो रहा है, जे शेप, उस सेक्शन में हम लोग एसी लेते हैं। ठीक है, स्टमक बबल अम्बिलिकल वेन ज्वाइन करता है, जे शेप जंक्शन होता है, जे शेप जंक्शन सर्कुलर होना चाहिए एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस, जे शेप जंक्शन ऑफ अम्बिलिकल वेन, पोर्टल साइनस दिखना चाहिए, स्टमक बबल, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिखना चाहिए। इससे ज़्यादा कुछ दिखा तो वो राइट प्लेन नहीं, किडनी विडनी दिख रहा है या रिब्स दिख रहे हैं, हार्ट दिख रहा है, दैट इज रॉन्ग प्लेन। ठीक है, ये हो गया। ये भी राइट इमेज नहीं है, यहाँ पे जैसे ये तुम्हारा दिख रहा है ना, दिस शुड बी ऐसे जे शेप। ठीक है, जे शेप होना चाहिए, और यहाँ पे स्टमक बबल दिख रहा है, किडनी विडनी ये सब नहीं दिखना चाहिए, वर्टिब्रे दिख सकता है तुम्हारा, फिर हार्ट रेट नहीं दिखना चाहिए, इसी का ये राइट प्लेन है, बस इतना जानोगे इसमें, मोर देन नॉट। और अगर अल्ट्रासोनोग्राफी, हाँ, अब डिस्क्राइब कैसे करना है ये सब मैं बताती हूँ, गाइन इमेजेस इनको डिस्क्राइब कैसे करना है। तुम क्या बोलोगे, दिस इज अ अल्ट्रासोनोग्राफी इमेज शोइंग, ये देखो तुम्हारा डॉपलर भी है, ये दिस इज वेरी ये showing longitudinal section of uterus in longitudinal section I can see the fundus, I can see the endometrium, 3-layered endometrium, vagina, longitudinal section of uterus with fundus, one side on fundus, endometrial stria, trilaminar endometrial stria can be seen, and
लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस कैन बी सीन, यहाँ पे वजाइना सर्विस नहीं दिख रहा है, जबरदस्ती कुछ मत बोलना। फिर तुम देखना कि मायोमेट्रियम टेक्सचर इज स्मूथ एंड होमोजेनस। मायोमेट्रियम, ये मायोमेट्रियम है तुम्हारा, ये एंडोमेट्रियम हो गया 3 लेयर 1 2 3, ये तुम्हारा मायोमेट्रियम हो गया, ठीक है। देन अब यहाँ देखो, एक तो नॉर्मल चीज़ों को डिस्क्राइब करो अल्ट्रासाउंड, देन डिस्क्राइब द एबनॉर्मल थिंग्स। अभी एबनॉर्मल क्या दिख रहा है तुमको? वेल राउंडेड स्ट्रक्चर विद हेट्रोजेनस, अंदर क्या हेट्रोजेनस है ना, हेट्रोजेनस ओपेसिटीज, हेट्रोजेनस टेक्सचर एंड वेल राउंडेड सर्कमस्क्राइब्ड कैप्सूल दिख रहा है, सर्कमस्क्राइब्ड सजेस्टिव ऑफ यूट्राइन फाइब्रोइड। फिर तुमसे पूछेंगे तो इसमें क्या दिख रहा है डॉपलर पे, तुम क्या बोलोगे? कैप्सूल में जो है तुमको वेस्कुलरिटी दिख रहा है। फाइब्रोइड का क्या होता है? ब्लड सप्लाई कहाँ से आता है? कैप्सूल से। तो वेस्कुलरिटी कहाँ दिखेगा? कैप्सूल में। अंदर देखो, अंदर दिख रहा है वेस्कुलरिटी? नहीं, अंदर नहीं होता है। तो ये देन यू कैन सी, ऐसे डिस्क्राइब करना डायरेक्टली फाइब्रोइड, ऐसे नहीं बोलना है मेरे से, ठीक है। अब ये तुम्हारा इसका इमेज है, देखो जैसे ये क्या चीज़ का इमेज है, क्या लग रहा है? मोलर। मोलर कैसे बोलोगे? कैसे बोलोगे? स्नो स्ट्रॉन्ग पेन, पहले क्या बोलोगे? शोइंग मल्टीपल फ्लूइड फिल्ड सिस्टिक कैविटी, सिस्टिक कैविटी, फ्लूइड फिल्ड सिस्टिक कैविटी को एनीकोइक कहते हैं, ठीक है। एनीकोइक फ्लूइड फिल्ड सिस्टिक कैविटी फिलिंग द एंटायर स्पेस। फिर तुमसे पूछ, अब अपने से मत बोल देना मोलर, क्योंकि और कुछ समझ इसमें तो ये भी नहीं समझता कि यूट्रस है। अपने से बोल दो कि मोलर प्रेगनेंसी, तुमको डाउट होगा। फिर वो पूछेंगे कि क्या तुमको लग रहा है, क्या हो सकता है? तो बोला सर यूट्रस में मल्टीपल फ्लूइड फिल्ड सिस्टिक कैविटी तो यूजुअली सर मोलर प्रेगनेंसी में देखने मिलता है। इस तरह से जवाब देना है, ठीक है, क्योंकि और कोई गायनी केस में तुमको ऐसे नहीं मिलेगा, मोलर प्रेगनेंसी में ही मिलेगा। फिर आगे से दो जवाब देना। मल्टीपल फ्लूइड सिस्टिक कैविटी को और क्या बोलते हैं? एनीकोइक फ्लूइड फिल्ड सिस्टिक कैविटी, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें बहुत अच्छा दिख रहा है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? तुम्हारा ब्लैडर नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, इसमें मत बोलना ब्लैडर दिख रहा है, ब्लैडर नहीं दिख रहा है, दिस इज नॉट ब्लैडर, ये तो तुम्हारा ट्रांसड्यूसर का वो प्रोब का है, ठीक है। इसमें भी ब्लैडर नहीं दिख रहा है, डोंट से ब्लैडर। इसमें तुमको अगर मिलेगा, एक तो ब्लैडर लिखा हुआ भी है और दिख भी रहा है, इसमें भी सब कुछ अच्छे से लिखा हुआ है। तो इसमें क्या बोलोगे? दिस इज अल्ट्रासोनोग्राफी इमेज showing bladder filled with anechoic fluid suggestive of urine, and we can see adjacent structure which is shown in longitudinal section, and here's the fundus suggestive of uterus, suggests longitudinal section, longitudinal adjacent longitudinal structure in longitudinal section suggestive of uterus, fundus can be seen, vagina can be seen, एंड जो एंटीरियर कैविटी, एक चीज देखो, ब्लैडर को इंडेंट कर रहा है कि नहीं? ये देखो इंडेंट कर रहा है ब्लैडर को, एंटीरियर वॉल इज इंडेंटिंग द ब्लैडर, पोस्टीरियर वॉल इज नॉट रेगुलर, डिस्टॉर्टेड है ना, पोस्टीरियर वॉल इरेगुलर है ना, जस्ट सी द पोस्टीरियर वॉल। एंड आई कैन सी अ वेल राउंडेड स्ट्रक्चर इन द फंडस ऑफ द यूट्रस विथ हेट्रोजेनस ओपेसिटीज एंड टेक्सचर सजेस्टिव ऑफ यूट्राइन फाइब्रोइड एट फंडस ऑफ यूट्रस, इंडेंटिंग ब्लैडर एंटीरियरली एंड डिस्टॉर्टिंग द आउटलाइन ऑफ यूट्रस पोस्टीरियरली। इस तरह से इसको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। और नेक्स्ट में क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे ये क्या है? तो बाहर दिख रहा है ज़्यादा इकोजेनिक है, इको ज़्यादा इकोजेनिक मतलब अगर फाइब्रोइड ज़्यादा इकोजेनिक लग रहा है, फाइब्रोइड बेसिकली हाइपोइकोइक होता है। हाइपोइकोइक का मतलब क्या? ब्लैक। इकोजेनिक अगर इसका तुमको मार्जिन दिखा, दैट मीन्स कैल्सिफिकेशन हो गया, ठीक है, कैल्सिफाइड फाइब्रोइड। ये तुम लोग को पढ़ाए थे, मोस्टली हम लोग ये हटा देंगे एग्जाम से, ये देंगे नहीं, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। बट स्टिल एडिनोमाइसिस में क्या होता है? पोस्टीरियर, ये मायोमेट्रियम है, देखो सेम ग्राउंड क्लास अपीयरेंस, कुछ अलग से नहीं दिख रहा ओपेसिटी, ये फाइब्रोइड मत बोलना है इसको, ये एक्सियल सेक्शन है, मतलब ट्रांसफर सेक्शन, दिस इज नॉट लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। ये अभी तक लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन देखे हम लोग, वो देखो ट्रांसफर सेक्शन कैसा दिखता है, बीच में एंडोमेट्रियम है, एंटीरियर वॉल है, पोस्टीरियर वॉल इज बिगर देन एंटीरियर वॉल, वी विल नॉट कीप दिस, ठीक है, इट इज डिफिकल्ट। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, तुम्हारा ऑस्की में भी ये सब पे पूछा जाएगा। इसमें क्या दिख रहा है? लिखा हुआ है, ये तो कैसे बोलोगे? showing two different left and right portion. Left portion shows normal ovary, ठीक है, and right portion shows ovary with anechoic fluid filled cavity arranged peripherally along the subcapsular space of ovary. Anechoic ovary और कितना फॉलिकल्स है वो भी काउंट करना है। एक बार तुमको इमेज मिलने से देखो, फिर फॉलिकल्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, ऐसे करके कैलकुलेट करना है वहाँ पे, तब बोलना है कि क्या दिख रहा है इसमें? मल्टीपल फ्लूइड फिल्ड एनीकोइक सिस्टिक कैविटी अरेंज्ड इन सब कैप्सुलर रीजन ऑफ ओवरी, और कितना नंबर है वो भी बताना है, ठीक है, विथ इकोजेनिक सेंट्रल स्ट्रोमा। ईसीओडी में इकोजेनिक सेंट्रल स्ट्रोमा, इकोजेनिक मतलब क्या? वाइट वाइट, ज़्यादा वाइट वाइट दिखेगा, रीजन सब कैप्सुलर रीजन ऑफ ओवरी। एक लोग लिख लो, बाकी लोग डिक्टेट कर देना उसको, बिकॉज बाकी बैच भी है ना तुम्हारे लेने, कोई लिख रहे हो तुम जल्दी लिखो, बाकी लोग को लिखवा देना, ठीक है। अब रॉटरडैम्स क्राइटेरिया, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रॉटरडैम्स क्राइटेरिया, एवरीबडी शुड नो। क्लिनिकल फीचर्स क्या होगा? यू शुड नो, मैनेजमेंट यू शुड नो, पीसीओडी का, ठीक है। चलो अब HSG,
डायग्राम, 2 PCOD का इमेजेस है। सबसे पहले तो सही तरह पकड़ने का मतलब क्या है ना, राइट ऐसे दिखना चाहिए, नहीं कि उल्टा पकड़े और एक्सप्लेन किए जा रहे हो। ठीक है, देखो राइट, ये आर ढूंढना तुम अपने HSG में, ठीक है। हमेशा याद रखना HSG में दिस इज द एक्चुअल HSG विच इज टेकन ऑन पेशेंट। ये तो बस फोटो निकाला हुआ है, ये इसमें तुमको फ्री स्पिरिट दिख रहा है, लेकिन जब तुमको ये दिया जाएगा सबसे पहले तुमको ये बोलना है कि कैसे स्टार्ट करोगे। स्टार्ट विद इट इज अ हिस्टेरोसैल्पिंगोग्राम, ठीक है, शोइंग 2 images हिस्टेरोसैल्पिंगोग्राम विद 2 images। दैट लोअर इमेज, अब तुमको अपर इमेज को नहीं डिस्क्राइब करना है, क्यों? क्योंकि अपर इमेज जो है वो इनिशियल लिया गया, जैसे हम लोग पुश करते हैं 2 इमेजेस दिया जाता है, पहला दूसरा। पहला इमेजेस में कुछ नहीं दिख रहा है अच्छे से, ठीक है, बिकॉज वो तो लिया जा रहा है, वो रास्ते में है, जस्ट तुम्हारा कॉन्ट्रास्ट जा रहा है अंदर। सेकंड में तुम्हारा कॉन्ट्रास्ट जाके अपना काम कर दिया। तो लोअर इमेज shows normal contour of uterine cavity as a radio opaque shadow. This is how you have to describe HSG. Normal contour of uterine cavity as a radio opaque shadow. इतना ही पढ़ लोगे क्लास में, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है HSG में, इतना मैं पढ़ा रही हूँ अभी, ठीक है। दिस इज पहले यूट्रस को डिस्क्राइब करना है। तुम लोग क्या करते हो, पहले ट्यूब पेटेंट है, ट्यूब ब्लॉक है, नहीं, नीचे से स्टार्ट करो, सर्विक्स से स्टार्ट करो। सर्विक्स में कुछ अनोमली तो लिशमैन, क्या कैनुला यूज करते हैं नीचे, लिशमैन, विल्किंसन एंड और रूबिन्स कैनुला, ठीक है। यूट्रस डिस्क्राइब कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या जाना है, बोथ फैलोपियन ट्यूब्स आर विजुअलाइज नॉर्मली। अगर स्पिलेज है तो फैलोपियन ट्यूब्स नॉर्मलाइज हो रहा है, भाई तुमको दिखे ना दिखे, वो थ्रेड ही होता है, बिल्कुल थ्रेड की तरह होता है फैलोपियन ट्यूब। हो सकता है तुमको ना दिखे, बोलना कि सर मुझे तो नहीं दिख रहा फैलोपियन, नो, स्पिलेज हो रहा है मतलब फैलोपियन ट्यूब दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। बोथ फैलोपियन ट्यूब्स आर विजुअलाइज नॉर्मली एंड spill of radio opaque substance is seen on either side. Spill of radio opaque substance is seen on either side, demonstrating bilateral tubal spillage, ठीक है, हाँ, demonstrating bilateral tubal spillage। तुम जो लिख रहे हो ना, तुम्हारे बाकी जो बैचमेट है उनको भी अच्छे से ही करा देना, ठीक है, नेक्स्ट बैच को भी, जो भी बाकी नेक्स्ट बैच आएगा, इतना टाइम हम नहीं दे पाएंगे तुमको। हेंस इट्स अ नॉर्मल HSG विद बायलैटरल पेटेंट ट्यूब, ऐसे तुमको एंड करना है, इसके पहले कि एग्जामिनर तुमसे कुछ पूछे। हेंस इट्स अ नॉर्मल HSG विद बायलैटरल पेटेंट ट्यूब। तुम्हारा नाम क्या है? हितेश, ठीक है। इतना खुद से बोलना है, जितना वो इसने लिखा ना इतना खुद से बोलना है। अब एडिशनल तुमको क्या जानना चाहिए HSG में, वो मैं बता दूँ। इंडिकेशन क्या क्या होता है HSG कराने का, बताओ तुम लोग कितना पता है वो बताओ। पेशेंट हिस्ट्री ऑफ इनफर्टिलिटी, ओवुलेशन इंडक्शन पे ट्यूबल ब्लॉकेज देखने के लिए देखते हैं, पहला। दूसरा, हाँ, इनफर्टिलिटी में आगे बताना है, इनफर्टिलिटी में क्या देख रहे हो, ट्यूबल ब्लॉक तो नहीं है, ट्यूबल पेटेंसी है कि नहीं, ठीक है। यूट्राइन एब्नॉर्मलिटी, कैसा एब्नॉर्मलिटी, 2 तरह की यूट्राइन एब्नॉर्मलिटी होता है, सही बोल रहा है वो बच्चा। एनॉमली, एनाटॉमिकल एनॉमली ऑफ यूट्रस, तुम्हारा मुलेरियन एजेनेसिस होता है, बाइकॉर्नुएट, बाइसेप्टेट। हो सकता है तुमसे वो पूछे कि बाइकॉर्नुएट बाइसेप्टेट को कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो वही बोला कि बाइकॉर्नुएट पे सर हॉर्न्स वाइड अपार्ट होंगे, मोर देन 105 डिग्री होगा, और बाइसेप्टेट में लेस देन 75 डिग्री होता है, मतलब सेप्टेट में क्लोज होते हैं दोनों 2 हॉर्न्स। इतना मोटा मोटी बस बता दो। यूनिकॉर्नुएट में क्या होगा, एक कॉर्नर दिखेगा बस। तीसरा क्या होता है, एडहेशंस, यूट्राइन एडहेशन। अगर यूट्राइन एडहेशंस होगा तो ये जो तुमको इतना अच्छे से यूट्राइन कैविटी दिख रहा है ना, ये नहीं दिखेगा, अंदर एनीकोइक स्ट्रक्चर्स होंगे, मतलब फिलिंग डिफेक्ट होगा यूट्रस में, ठीक है, मॉथ इटन अपीयरेंस होगा, फिलिंग डिफेक्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन तुमसे पूछ सकते हैं HSG में, कौन सा तुम रेडियो ओपेक कॉन्ट्रास्ट यूज कर रहे हो, यूरोग्राफिन, और वो किस तरह कॉन्ट्रास्ट होता है, वाटर बेस्ड कॉन्ट्रास्ट होता है, ठीक है। कितना ml कॉन्ट्रास्ट यूज करते हैं, 10 ml कॉन्ट्रास्ट लोग नीचे से पुश करते हैं सर्विक्स से, और 2 इमेजेस देते हैं, दिख रहा है ना, ये एक्चुअल है HSG, 2 इमेजेस है, 10 ml कॉन्ट्रास्ट यूज करते हैं। फिर सर्वाइकल कैन्यूला का नाम क्या होता है वो पूछ सकते हो, तो 2 होता है, रूबिन्स और लीच विल्किंसन। तीसरी चीज पूछ सकते हैं कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है HSG का। HSG का कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, कॉर्नल ब्लॉक हो जाता है, कॉर्नुअल स्पैज्म हो जाएगा, इसलिए फॉल्स पॉजिटिव तुम्हारा कॉर्नुअल ब्लॉक दिखाएगा। और क्या होगा, एनाफिलेक्टिक रिएक्शन हो सकता है, पेशेंट को पेन हो सकता है, एलर्जी हो सकता है। और कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है HSG का, कब नहीं करना है, बिल्कुल इसको नींद आ रहा है भाई पढ़ लो जितना आज है, नहीं तो फिर बैठे रहना एग्जाम के दिन। कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है, कॉन्ट्राइंडिकेशन
एक्टिव टीबी, एक्टिव पीआईडी, एक्टिव मैलिग्नेंसी एंड प्रेगनेंसी। 4 बस बोल दो, मोर देन इनफ। चलो, और अगर HSG एबनॉर्मल तो नहीं है, लेकिन अगर HSG एबनॉर्मल होता है तो उसमें साइट ऑफ ब्लॉक बनाना होता है। मैलिग्नेंसी एंड प्रेगनेंसी, साइट ऑफ इन्फेक्शन को कॉर्नल ब्लॉक है, फेमरल ब्लॉक है, वो बताना है। ठीक है, उसके बाद क्या, अब देखो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, बट मोटा मोटी इंस्ट्रूमेंट क्लास माधुरी मैम लेंगे। मोटा मोटी मैं एक चीज़ तुम लोग को बता रही हूँ इंस्ट्रूमेंट में, कि ऑल इंस्ट्रूमेंट जो होता है जो स्टेनलेस स्टील का बना होता है। ठीक है, ऑल स्टेनलेस स्टील इंस्ट्रूमेंट्स का स्टेरिलाइजेशन ऑटोक्लेविंग या बॉइलिंग से होता है, एक्सेप्ट कौन से इंस्ट्रूमेंट्स? शार्प इंस्ट्रूमेंट। जो सीजर होते हैं और ये सब होते हैं उसको हम लोग ऑटोक्लेविंग बॉइलिंग नहीं करते। उनका कैसे करते हैं हम लोग? केमिकल स्टेरिलाइजेशन करते हैं। केमिकल स्टेरिलाइजेशन किससे करते हैं? साइडेक्स सोल्यूशन, याद रखना। साइडेक्स सोल्यूशन क्या होता है? ग्लूट्रलडिहाइड, लिख लो कहीं पे, ग्लूट्रलडिहाइड साइडेक्स सोल्यूशन 10 मिनट्स तक डिप करके रखना है उसमें। हाँ, 10 मिनट तक डिप करके रखना है। और जो तुम्हारा रबर वाला होता है, जैसे फोलीज हो गया, फोलीज रखा है एकदम, उसको कैसे करते हैं? गामा रेडिएशन से। ठीक है, फोलीज में बाकी सब चीज़ों तुम लोग को पता है। एक दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो तुम बल्ब को इन्फ्लेट करते हो, एनएसएस का कैपेसिटी कितना होता है? एक तो जब तुमको फोलीज दिया जाए तो पीछे पढ़ो क्या क्या लिखा हुआ है, सब कुछ पहले तो पीछे पढ़ो कितना फ्रेंच का फोलीज है, 12, 14, 16 किस फ्रेंच का। सबका कैपेसिटी अलग अलग होता है। बल्ब का कैपेसिटी 15 to 50 ml तक होता है। जिसमें तुम 10 ml एमएनएस पुश करते हो ना, उसका 15 to 50 ml तक होता है कैपेसिटी। और 50 ml कब यूज़ करते हैं हम लोग? 50 ml तक कब इन्फ्लेट करते हैं फोलीज का बल्ब? हम लोग फोलीज इंडक्शन भी करते हैं, लेवर इंडक्शन। फोलीज को डालते हैं सर्विक्स में, 50 ml बल्ब इन्फ्लेट करते हैं और फिर नीचे की तरफ खींचते हैं सर्विक्स ओपन करने के, तब वो इंडिकेशन 50 ml। ठीक है, उसके बाद हाँ, अब इंस्ट्रूमेंट आएगा तो क्या क्या पॉइंट्स बोलना है इंस्ट्रूमेंट में, लिख लो किस किस पॉइंट्स पे बोलना है इंस्ट्रूमेंट में। सबसे पहले आइडेंटिफाई इंस्ट्रूमेंट विथ फुल नेम। अगर कस्कोज है तो तुमको कस्कोज नहीं बोलना है कि कस्कोज है। बाई वॉल्ड सेल्फ रिटेनिंग कस्कोज वेजाइनल कस्कोज वेजाइनल रिट्रैक्टर। ठीक है, बाई वॉल्ड सेल्फ रिटेनिंग, ये 2 वर्ड बोलना है कस्कोज में। सिम्स का भी एक फुल नेम है, सिम्स का क्या डक बिल्ड स्पेक्यूलम है। फिर तुम्हारा इसका भी नाम है टेनाक्यूलम जो है वो कर्व्ड वाला, इसका टीलीज और वो सब का जैकब्स है, वो सब नाम बोलना है, फुल नेम इंस्ट्रूमेंट का। ठीक है, दूसरा किस मटेरियल से बना हुआ है, स्टेनलेस स्टील बोलना है। तीसरा मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, ये सब खुद तुमको बोलना है, एग्जामिनर को तुमसे पूछना नहीं है बताओ किससे बना है, बताओ, एग्जामिनर इरिटेट हो जाएगा, तुमको खुद बोलना है। तीसरा स्टेरिलाइजेशन को खुद बोलना है, ऑटोक्लेविंग और बॉइलिंग। चौथा 3 इंडिकेशन खुद बता दो उस इंस्ट्रूमेंट का, 3 इंडिकेशन खुद से आगे बता दो। अब इंडिकेशन मतलब वेजाइनल रिट्रैक्टर, तो वेजाइनल रिट्रैक्शन के लिए यूज होगा ना, तो ये इंडिकेशन नहीं होगा उसका। इंडिकेशन क्या होगा, किस प्रोसीजर में यूज होता है? सर इट कैन बी यूज टू डिटेक्ट पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल ड्यूरिंग ये DNC, और क्या हो सकता है, ड्यूरिंग टेकिंग पैप स्मीयर, और क्या हो सकता है, प्रोलैप्स का सर्जरी हो सकता है, क्योंकि वेजाइनल सर्जरी एनी अदर लाइक वेजाइनल हिस्टेक्टमी ऐसे करके। तो तुमको इंडिकेशन ऐसे बोलना है, नॉट वेजाइनल वॉल रिट्रैक्शन, समझ गए। उसके बाद कॉन्ट्रा इंडिकेशन इंस्ट्रूमेंट का, सब इंस्ट्रूमेंट्स के तो नहीं होते, कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे तुम्हारा मल्टीपल टूथ वल्सेलम है, उसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये कि प्रेग्नेंट सर्विक्स में उसको नहीं यूज करना है, इंजरी होगी। इस तरह का 1-2 कॉन्ट्रा इंडिकेशन खुद से बोल दो। फिर हाउ इज इट यूज, मतलब तरीका क्या होता है यूज करने का। जैसे तुम्हारा सिम स्पेक्यूलम है, उसको कैसे ऐसे डालोगे, नहीं ना, पहले रिट्रैक्ट करोगे, उसके बाद उसको वर्टिकल डाल के फिर 90 डिग्री ये करोगे, इस तरह से जिस तरह से यूज करते हैं। तुम्हारा टेनाक्यूलम भी कैसे यूज करना है, एलीज कैसे यूज करना है, हाउ टू यूज इट, वो तरीका बताना तुमको। जो तुम्हारा एपिज़ोटमी, फॉर एग्जांपल एपिज़ोटमी जो सीजर होता है तुम्हारा कर्व, उसको कैसे यूज करते हैं। एक टिप देखना मोटा होगा, एक टिप देखना पतला होता है। पतला वाला जो होता है उसका एंड पॉइंटेड होता है, मोटा वाला जो होता है उसका एंड ब्लंट होता है। तो कौन सा किधर जाता है? मोटा वाला विथ ब्लंट एंड अंदर जाता है, और पतला वाला विथ शार्प टिप। क्यों? क्योंकि ब्लंट एंड से इंजरी, हाँ बस, तो ऐसे बताना है एग्जाम, ये नहीं कि ये एपिसोड में सीजर है, लो ये एपिसोड में ही देते हैं, ऐसे नहीं बताना है कि क्या फीचर और क्यों यूज करते हैं। ठीक है, फिर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज और डेंजर्स एंड कॉम्प्लिकेशन, क्या इंजरी होने की रिस्क है उसे। ये 8 पॉइंट्स उनको खुद से आगे से बता देना एग्जामिनर को। यू शुड नॉट वेट फॉर हिम टू आस्क। ऐसे वाइवा दोगे तो पास तो 100% होने ही है। ठीक है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, हाँ क्या पार्ट्स, इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? हाँ बिल्कुल, अगर तुम्हारा अभी तुम्हारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, जैसे ओवम फोर्सेप्स हुआ या स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप्स हुआ, तो तुमको बताना है कि फेनिस्ट्रेटेड एंड है, ओवल जब फेनिस्ट्रेटेड का मतलब क्या, छेद, फेनिस्ट्रेटेड है। अगर सिरेशन से तो बताना है कि ट्रांसवर्स सिरेशन से। फिर रैचेट विथ लॉक है, बताना है क्यों है उसमें। ठीक है,
फिर तुम्हारा फोर्सेप्स हुआ, फोर्सेप्स नहीं बताना पहले तो तुम वृगली, दास, कीलैंड वो सब मैं जो तुम बोलोगे दिस इज ऑब्स्टेटिक फोर्सेप्स ऐसे डिस्क्राइब करो। दिस टेबल पे रखो ऑब्स्टेटिक फोर्सेप्स विद राइट एंड लेफ्ट ब्लेड, पहले लेफ्ट ब्लेड इज इंसर्टेड देन राइट ब्लेड, उसका पार्ट्स खुद डिस्क्राइब करो। दिस इज सबसे ऊपर वाला क्या होता है ब्लेड, फेनिस्ट्रेटेड ब्लेड, फेनिस्ट्रेटेड ब्लेड बोलना है, छेद है, कई बार ऐसा विदाउट फेनिस्ट्रेटेड ब्लेड भी होता है फोर्सेप्स। देन तुम्हारा क्या आएगा शैंक, देन इंग्लिश लॉक, देन हैंडल, अगर ग्रिप के साथ हो तो विद ग्रिप विदाउट ग्रिप। फिर तुम खुद से बताओ कि ये केफालिक कर्व है सर, ये पेल्विक कर्व है और कैसे हम लोग इंसर्ट करते हैं, लेफ्ट ब्लेड देन राइट ब्लेड देन लॉक एंड देन वी गिव ट्रैक्शन। तो पूछेंगे ट्रैक्शन कैसे देते हैं, बहुत हुआ तो ट्रैक्शन पूछेंगे। आउटलेट फोर्सेस में कैसे ट्रैक्शन होगा, डाउनवर्ड फॉरवर्ड देन अपवर्ड एंड आउटवर्ड, ठीक है। मिड कैविटी इतना कोई तुमसे नहीं पूछेगा। और अब क्राइटेरियाज तुम्हारा प्री रिक्विजिट्स जो है, इंडिकेशन है, कॉम्प्लिकेशन है, वो सब फोर्सेस का। तो इंस्ट्रूमेंट पहले डिस्क्राइब करो जो तुम्हारे सामने है। फोर्सेस में क्या क्या पता होना चाहिए, उसके पार्ट्स, ब्लेड, शैंक, हैंडल, लॉक, केफालिक कर्व, पेल्विक कर्व। पेल्विक कर्व ये वाला कर्व होता है, ये वाला पेल्विक कर्व ये वाला होता है, ठीक है। कितने तरह के फोर्सेस होते हैं वो पता होना चाहिए, थ्योरी वाली चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। बोलना क्या है वो मैं तुम्हें बता रही हूँ एग्जाम में। फिर तुम्हारा सीटीजी आ गया, लास्ट मोमेंट में रख सकते हैं। नीचे वाले पोर्शन में क्या दिखता है, कॉन्ट्रैक्शन। तो पहले जब तुमको सीटीजी मिले तो पहला डॉक्टर सी ब्रेवाडो करके निमोनिक है, डॉक्टर सी ब्रेवाडो। डी इज डिटर्मिनिंग फैक्टर, डी एक्सेलरेशन डिटर्मिनिंग फैक्टर मतलब क्या रिस्क फैक्टर है इस प्रेगनेंसी के, तुम्हें तो सिर्फ सीटीजी दिया जाएगा, पर तुमको बोलना है कि सर व्हेनेवर वी आर गिवन अ सीटीजी वी शुड फर्स्ट ask the patient about, we should know the risk factor, suppose she has preeclampsia or GDM or whatever cholestasis। उसके बाद सी नेक्स्ट वो कॉन्ट्रैक्शन देखना है कि तुम्हारा जो सीटीजी ट्रेसिंग है वो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बहुत इफेक्ट होता है कि नीचे कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं कि नहीं, कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं तो कितने कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं। फिर बी नेक्स्ट चीज तुमको जो देखना है फीटल हार्ट रेट बेस लाइन नॉर्मल 110 to 160 के बीच में होना चाहिए। बेस लाइन तुम्हारा कितना, बेस लाइन क्या होगा जिसमें मैक्सिमम ट्रेसिंग रह रहा है वो बेस लाइन है, ठीक है। बेस लाइन देखना सबको आता है ना, जिसमें तुम्हारा फीटल हार्ट रेट मैक्सिमम टाइम रह रहा है वो बेस लाइन है। इसके बाद क्या देखना है, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन 15 बीट्स पर मिनट फॉर 15 सेकेंड्स, एक्सीलरेशन देखना। उसके बाद क्या देखना है, वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी नॉर्मल कितना होता है 5 to 25। वीडियो मत लो, सुनो। लेकिन क्या होता है जो ऊपर नीचे से खच हो रहा है ना, कभी कभी देखना फीटल टेस्टिंग सिंगल लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन मतलब वेरिएबिलिटी है ही नहीं, लेस देन 5, इट इज बैड सीटीजी। इसको हम लोग कैटेगरी 2 सीटीजी कहते हैं, नॉन रिएश्योरिंग, जिसमें वेरिएबिलिटी नहीं होता, वेरिएबिलिटी होता है स्ट्रेट लाइन जैसा, मतलब ऊपर नीचे से होते रहना चाहिए। एक्सीलरेशन और वेरिएबिलिटी का डिफरेंस होता है, 15 बीट्स पर मिनट से कम है तो वेरिएबिलिटी में काउंट होगा, 15 बीट्स पर मिनट फॉर मोर देन 15 सेकंड्स तो एक्सीलरेशन में काउंट होगा। फिर डी एक्सीलरेशन देखना, डी एक्सीलरेशन में देख लो तो नीचे जाओ कॉन्ट्रैक्शन में, कॉन्ट्रैक्शन के साथ कोइंसाइड कर रहा है तो क्या हो गया, अर्ली डी एक्सेलरेशन। और कोई पैटर्न नहीं है, कभी कोइंसाइड कर रहा है, कभी कोइंसाइड नहीं कर रहा है, वेरिएबल। और अगर डी एक्सेलरेशन लेट हो रहा है तो लेट डी एक्सेलरेशन। अर्ली डी एक्सेलरेशन किसमें होता है, फीटल हेड कंप्रेशन, फिजियोलॉजिकल है, नॉर्मल है, घबराना कुछ नहीं है, पेशेंट को पोजीशन चेंज करना, ठीक है। वेरिएबल डी एक्सेलरेशन कब होता है, कॉर्ड कंप्रेशन, ठीक है, कॉर्ड अगर दब रहा है तो पीवी करके ये करना है। लेट डी एक्सेलरेशन कब होता है, पैथोलॉजिकल है, प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी, ठीक है। लास्ट में डॉक्टर सी ब्रेवाडो का ओ इज ओवरऑल रिएश्योरिंग है सीटीजी, नॉन रिएश्योरिंग, इतना तुम्हारे लेवल पे पता हो, ठीक है। उसके बाद स्पेसिमेन, अब स्पेसिमेन तुमको दिया जाएगा पहली बार हाथ में तो कैसे डिस्क्राइब करोगे। सबसे पहले बैठ जाओ सुकून से, स्पेसिमेन तुमको दिया गया ये, हाँ सर दिस इज यूट्रस, दिस इज फाइब्रॉइड, नहीं, पहले स्पेसिमेन को अपने पास लो, या तो खड़े हो जाओ, जाके आगे से देखो, पीछे से देखो, राइट से देखो, लेफ्ट से देखो। आप पता है फिर भी तुमको उतना नाटक करना पड़ेगा, स्पेसिमेन देखने का नाटक करना है। देख लिया अच्छे से, 10 सेकंड्स ले लिया स्पेसिमेन, ज्यादा देर भी नहीं देखना है कि एग्जामिनर इरिटेट हो जाए, बोला अरे क्या कर रहे हो। 5 सेकंड्स, 1 2 3 4 5 सेकंड्स काउंट करो, देख लो, मतलब तुमको इतना दिखाना कि हम देख रहे हैं, हमको नहीं पता स्पेसिमेन। उसके बाद कैसे स्टार्ट करना है, और जब देख रहे हो तो क्या देखना है स्पेसिमेन में, पहले तो नॉर्मल चीजें देखो, भाई यूट्रस तो दिख गया, फैलोपियन ट्यूब दिख गया, ओवरी दिख गया, ओवरी लिगामेंट दिख गया, ये दिख गया, और क्या कुछ अब नॉर्मल दिख रहा है क्या, नॉर्मल चीजें दिख गई। अब नॉर्मल ढूंढो, पहले अब नॉर्मल ढूंढना मत शुरू कर दो कि अच्छा एंडोमेट्रियल कैविटी है, सर्विक्स है, ये कट सेक्शन है, फाइब्रॉइड। अब नॉर्मल हमको कुछ फाइब्रॉइड दिखा। अब जब तुम मुंह से बोलना स्टार्ट कर रहे हो तो कैसे बोलना है, This is a well-known formalin preserved specimen of दिस इज, लिख लो ये पॉइंट प्लीज, दिस इज वेल प्रिजर्व्ड फॉर्मेलिन माउंटेड वेट स्पेसिमेन। माउंटेड का मतलब क्या होता है, चढ़ा के रखा है ना, फिर डूबा हुआ तो नहीं है ना वो, इसलिए माउंटेड कह रहे हैं। फॉर्मेलिन प्रिजर्व्ड वेट स्पेसिमेन है, गीला इसलिए गीला, हर वर्ड का सिग्निफिकेंस, ठीक है। ये लाइन लिख लिया, दिस इज वेल प्रिजर्व्ड फॉर्मेलिन माउंटेड वेट स्पेसिमेन ऑफ, अगर यूट्रस है तो ऐसे बोलना है, टीयर शेप्ड स्ट्रक्चर सजेस्टिव ऑफ यूट्रस,
ठीक है, with two ends, upper rounded end suggestive of fundus and lower end suggestive of cervix. यूट्रस में सब यूट्रस का ही स्पेसिमेन है, यूट्रस ही है, फाइब्रॉइड और कुछ नहीं है. एक तुम्हारा ओवेरियन सिस्ट वॉल मिलेगा, एक प्लेसेंटा मिलेगा, बाकी मोस्टली सबको यूट्रस ही आने वाला है. यूट्रस को अच्छे से देख लो. विथ टू एंड्स, अपर राउंडेड एंड सजेस्टिव ऑफ फंडस एंड लोअर एंड सजेस्टिव ऑफ सर्विक्स. Laterally, uterus is showing attachments, 3 attachments. RTO का सिग्निफिकेंस पता है ना, राउंड लिगामेंट का अटैचमेंट. एंटीरियर वॉल सजेस्ट करेगा यूट्रस ट्यूब तुम्हारा बीच में होगा, सुपीरियरली होगा. पीछे क्या होगा, ओवेरियन लिगामेंट. तो अगर तुमको पूछा जाएगा कि तुम्हारा ये सरफेस कैसे समझोगे, कौन सा एंटीरियर कौन सा पोस्टीरियर है, तो सीधा तुमको बहुत सारे अटैचमेंट से. और क्या होता है एंटीरियर में और जो पोस्टीरियर में नहीं होता है, यूट्रोवेसिकल फोल्ड होता है. यूट्रोवेसिकल फोल्ड तुम्हारा तुमको कटा हुआ दिखेगा स्पेसिमेन में, लूज फोल्ड. और पीछे क्या होता है, बिल्कुल एडहेरेंट होता है, कोई फोल्ड नहीं होता है. तो ऐसे एंटीरियर और पोस्टीरियर डिफरेंशिएट करते हैं, एक अटैचमेंट से और एक यूवी फोल्ड से. ठीक है, अटैचमेंट को डिस्क्राइब कर दोगे और यूवी फोल्ड को, इतना बस तुमको करना. उसके बाद एबनॉर्मल एरियाज में आओगे. एबनॉर्मल एरियाज में तुम्हारा क्या होगा, एक तो अब ये बोलना है कि यूट्रस तुम्हारा इनलार्ज्ड है, एट्रोफिक है, नॉर्मल साइज है. इनलार्ज यूट्रस तुमको समझ जाएगा, एट्रोफिक यूट्रस इतना बड़ा सा होगा. ठीक है, नॉर्मल साइज का यूट्रस इतना बड़ा सा होगा. अगर बहुत इनलार्ज तुमको बोलना है, पियर शेप सजेस्टिव ऑफ इनलार्ज्ड यूट्रस. ठीक है, और उसके बाद अब कट ओपन सेक्शन में आओ. पहले तो तुम ग्रॉस डिस्क्राइब करो. कट ओपन सेक्शन में अगर तुमको क्या दिख रहा है, फाइब्रॉइड दिख रहा है, तो कैसे बोलोगी, वेल राउंडेड सर्कमस्क्राइब्ड स्ट्रक्चर विथ वर्ल्ड अपीयरेंस एंड कैप्सूल अराउंडेड. वर्ल्ड अपीयरेंस एंड कैप्सूल अराउंडेड फाइब्रॉइड हो जाएगा. ठीक है, फिर किस तरह का फाइब्रॉइड है, सब सिरोजल है, इंट्राम्यूरल है या सब म्यूकोजल है, ये भी डिस्क्राइब करना. कोई डीजनरेशन दिख रहा है कि नहीं, कोई कैविटी जैसा दिख रहा है कि नहीं फाइब्रॉइड में, ये बोलना है. सिस्टिक एरियाज दिख रहा है कि नहीं, नेक्रोसिस दिख रही है. नेक्रोसिस कैसा दिखता है फाइब्रॉइड में, ब्लैक डॉटेड स्ट्रक्चर. ठीक है, ये हो गया तुम्हारा यूट्रस. अब ओवेरियन सिस्ट आएगा, तो एक ओवेरियन सिस्ट है या दो है, ये बोलना. सिंगल ओवरी, इनलार्ज्ड ओवरी, यूनिलोक्यूलर कैविटी, सिस्ट वॉल होगा, वो सिस्ट नहीं होगा, ओवेरियन सिस्ट वॉल. ठीक है, with unilocular, one single ovarian cyst wall with unilocular cavity, no papillary projections, no solid area, suggestive of benign ovarian tumor. ठीक है, ऐसे तुमको आना है. नो सॉलिड एरिया सजेस्टिव ऑफ बेनाइन ओवेरियन ट्यूमर. समझ गए क्या क्या बोलना है. सिंगल है, यूनिलोक्यूल का मतलब समझते हो ना, लोक्यूल समझते हो ना क्या होता है. यूनिलोक्यूलर मतलब एक सिंगल कैविटी. मल्टीलोक्यूलर होगा तो अलग अलग लोक्यूल्स होंगे, हनीकॉम अपीयरेंस होगा. ठीक है, पैपिलरी प्रोजेक्शन मतलब अंदर से प्रोजेक्शंस निकले रहेंगे. हाँ, नो सॉलिड एरिया, सॉलिड एरिया तो समझ जाओगे, सजेस्टिव ऑफ बेनाइन ओवेरियन ट्यूमर. बस फिर अब इसमें पूरा तुम्हारा वाइवा जाएगा सर्जरी में, किस कंडीशन में बेनाइन ओवेरियन ट्यूमर का सिर्फ ओवेरियन सिस्टेक्टमी करते हैं, THBSO क्यों नहीं किए, क्या तुम सस्पेक्ट कर रहे थे, क्या कंडीशन है. फिर तुम्हारी हिस्टेक्टमी में देखना किसी में ट्यूब्स नहीं होंगे, ओवरीज नहीं होगा, सिर्फ यूट्रस होगा. तो एज पूछेगा, इसका एज क्या होगा, तो बोलोगे सर 25 to 35 ईयर्स एज ग्रुप होगा, शी वुड बी इन अ रिप्रोडक्टिव स्पैन. इसीलिए ओवरीज और ये छोड़ दिए. ठीक है, फाइब्रॉइड के लिए क्यों ओवरीज निकालोगे. अगर फाइब्रॉइड के साथ ओवरीज में निकला हुआ होगा तो बोलना कि सर पोस्ट मेनोपॉजल होंगी या पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में होंगी, कंप्लीटेड अ फैमिली अबव 45 ईयर्स, इस तरह से बोलना. ठीक है, ये तुम्हारा ये सबका वाइवा डन. इतने ही पढ़ लोगे. इसको बोलते हैं ब्रेगमा, किसको बोलते हैं, ये फेस है, यहाँ से ये तुम्हारा वर्टेक्स है, सब बुक में दिया हुआ है. फिर कितने फॉन्टेनल्स होते हैं, टोटल कितने फॉन्टेनल्स होते हैं, 6 फॉन्टेनल्स होते हैं. हाँ, एंटीरियर फॉन्टेनल का ये शेप डिस्क्राइब करना है. ऑसिफिकेशन कब होता है वो डिस्क्राइब करना है. ये तुम्हारा क्या बोलते हैं यार, डिहाइड्रेशन में अंदर चला जाता है ना, और बल्ज कब करता है वो डिस्क्राइब करना है. ये डिस्क्राइब करना है ट्रायंगुलर शेप, इसका ऑसिफिकेशन, इसका ऑब्स्टेटिक सिग्निफिकेंस. इधर अभी खेलो मत, इधर इसका ऑब्स्टेटिक सिग्निफिकेंस क्या बताओ, ऑब्स्टेटिक सिग्निफिकेंस बताओ पोस्टीरियर फॉन्टेनल का. प्रेजेंटेशन पता है नहीं पता है ना, मैंने ब्रेक डिलीवरी टाइम प्रेजेंटेशन क्या दिखता है डिलीवरी के टाइम में, ये दिखता है, ये दिखता है, नहीं दिखेगा डिलीवरी के टाइम पे. दिखता है. हाँ दिखता है. किस क्या इंडिकेट करता है, अगर ये दोनों दिख रहा है तो कौन सा पोजीशन में होगा बेबी. ऑस्पिटो पोस्टीरियर. ये मत सोचो ऑस्पिटो पोस्टीरियर तुम लोगों को नहीं पूछा जाएगा, पूछ सकता है. नहीं जो है बता रहे शॉर्ट में सुन लो यार, सारे फॉन्टेनल्स पता हो, ये 2 फॉन्टेनल्स यहाँ दिख रहा है, फिर ये बोन्स, ये सूचर्स, ये सब बताना, और सब बताया पूछा जाएगा तुमको, सब ऑसिपिटो ब्रेगमेटिक
क्या है तुमको बताना होगा, सब प्रेगमेटिक यहाँ कितना सेंटीमीटर है, सब शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट पता होना चाहिए सबका, बीच का नहीं भी पता होगा तो चलेगा, लेकिन शॉर्टेस्ट डायमीटर्स लॉन्गेस्ट डायमीटर, जिसमें मोस्ट कॉमन में डिलीवरी होता है, जिसमें एकदम इम्पॉसिबल है नॉर्मल डिलीवरी, वो पता होना चाहिए, इतना पता होना चाहिए, ठीक है। फिर जब पेल्विस मिलेगा सबसे बाद उसको पकड़ना आना चाहिए, कैसे पकड़ोगे, ऐसे कैसे पकड़ना है, क्या एंगल है, किस एंगल में पकड़ा मैंने, 55 डिग्री, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है, दिस विथ हॉरिजॉन्टल पेल्विक इनलेट का विथ, दिस इज फॉल्स पेल्विस, दिस इज ट्रू पेल्विस, है ना, ये फॉल्स पेल्विस है तुम्हारा, विथ हॉरिजॉन्टल 55 डिग्री होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर हाई हो और लो हो तो क्या सिग्निफिकेंस होता है, उसको भी पढ़ना पड़ेगा, पता है ना, हाई एंड लो क्या होता है बताओ, हाई एंड लो, बाप रे ऐसा मत ग्रॉस मचाओ यार तुम एग्जाम में, क्या है हाई इंक्लिनेशन लो इंक्लिनेशन, हाई इंक्लिनेशन मतलब एंगल बढ़ गया मतलब तुम्हारा सेक्रल बोन में लंबर बोन्स अटैच हो गया, सेक्रलाइजेशन ऑफ लंबर वर्टिब्रेस को कहते हैं, 6 सेक्रल बोन हो गए, मतलब जो पाथ बच्चे को क्रॉस करना है वो लंबा हो गया, तो इसमें डिसेंट डिले हो जाएगा, डिलेड लेबर होगा, प्रोलॉन्ग लेबर होगा, और लोअर इंक्लिनेशन मतलब एंगल कम हो गया, मतलब तुम्हारा सेक्रल बोन चला गया वर्टिब्रा में, 4 सेक्रल बोन्स होगा, टर्म लेबर नहीं, इजी डिलीवरी होगा, लो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन में इजी डिलीवरी होगा ना, ग्रॉस मत मचो भाई, ये सब मतलब पेल्विस पकड़ने तुमको देंगे तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पूछेंगे, अब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पूछेंगे तो उसके बारे में तो कुछ पूछेंगे ना, हाई लो क्या होता है, तो ये सब पता होना चाहिए। दूसरा क्या बोला, दिस इज वेल आर्टिकुलेटेड ह्यूमन पेल्विस, इस तरह से बोलना, दिस इज पेल्विस ऐसे नहीं बोलना है, वेल आर्टिकुलेटेड ह्यूमन पेल्विस कंसिस्टिंग ऑफ सेक्रम एंड 2 pelvic bones which is comprised of क्या क्या है, ये दिस बोन को क्या बोलते हैं, इलियम, देन फिर इसके सारे स्ट्रक्चर्स डिस्क्राइब करने, प्यूबिक सिम्फाइसिस, सेक्रोइलियक जॉइंट, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, जुगुलर फोरामिना, ठीक है। फिर इसके स्ट्रक्चर्स डिस्क्राइब, क्रेस्ट, ट्यूबरकल का इलियोपेक्टिनियल लाइन, ये सब डिस्क्राइब करना है तुमको अच्छे से। तुम्हारा ये क्या है, दिस ये तीनों, ये 2 पॉइंट्स, ये है ना ASI, ये भी डिस्क्राइब करना है, इंफीरियर ये, ठीक है, पोस्टीरियर। फिर तुमसे पूछा जाएगा अब बताओ इनलेट, कैविटी और आउटलेट। इनलेट में भाई जो इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है, बस ये याद रखो कि इनलेट तुम्हारा, ये तुम्हारा टिप ऑफ सेक्रल है, उससे 3 डायमीटर्स होते हैं इनलेट के। एंटीरियर डायमीटर बस बता रही, एंटीरियर क्या होता है, एनाटॉमिकल, डायगोनल एंड ऑब्स्टेटिक कंजुगेट। एनाटॉमिकल क्या होता है तुम्हारा, अपर पोर्शन से अपर पोर्शन, ठीक है, एनाटॉमिकल हो गया। डायगोनल तुम्हारा जब हम पीवी करते हैं तो क्या हमें क्या डायमीटर पता चलता है, देखो लोअर पॉइंट से लेके तुम्हारा टिप, ये डायगोनल हो गया। ऑब्स्टेटिक हम पता नहीं कर सकते, ऑब्स्टेटिक पता करने के लिए इससे -1.5, तो 3 डायमीटर्स इनलेट का। एंटीरियर डायमीटर याद रखो। ट्रांसवर्स इज वाइड डायमीटर, इसका कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है, फादर्स पॉइंट इन इलियोपेक्टिनियल लाइन खत्म। और क्या बचा तुम्हारा, एंटीरियर हो गया, ट्रांसवर्स हो गया, ऑब्लिक तो सैक्रोइलियक जॉइंट से लेके ये हो गया। ये तुम्हारा इनलेट का इंपॉर्टेंस है। इनलेट क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर तुम्हारा डायगोनल कॉन्जुगेट हम कर रहे हैं और मेरा 12 सेंटीमीटर से कम मारा है तो CPD नहीं होगा, बेबी इंगेज ही नहीं होगा। इनलेट का मतलब क्या होता है, जब तक वो इनलेट क्रॉस नहीं, देखो कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, इनलेट जब तक बेबी हेड क्रॉस नहीं करेगा तो इंगेज ही नहीं हुआ ना। इनलेट जब क्रॉस हो रहा तभी तो बेबी हेड। अगर इनलेट में प्रॉब्लम हुआ, जब हम टीवी करके ऐसे देखते हैं, ठीक है, और मेरा फिंगर आराम से टच कर गया, मतलब हम समझ जाएंगे अगर डिफिकल्टी हो रहा है टच करने में तब एडिक्वेट है लंबा। अगर आराम से टच कर गया, इतना ऐसे चला गया मेरा फिंगर, तो छोटा है मतलब कि बेबी इंगेज ही नहीं करेगा ना, इनलेट ही नहीं क्रॉस, ऊपर ही झूलता रहेगा। कभी कभी देखना 40 वीक्स में पेशेंट आती है, बेबी एकदम रोटेट कर रहा है फ्रीली, मोबाइल बराटेबल हेड, इंगेजमेंट हो जाना चाहिए 40 वीक्स तक, क्यों नहीं हुआ भाई, वो इनलेट क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है। तो इनलेट का ये सिग्निफिकेंस है, ठीक है, इंगेजमेंट ही नहीं होगा अगर इनलेट एडिक्वेटेड। हाँ, सी सेक्शन ठीक है, सी सेक्शन तुरंत नहीं करोगे, पहले ट्रायल देते हैं। अभी इनएडिक्वेट पेल्विस के सी सेक्शन का इंडिकेशन इज नॉट इनएडिक्वेट पेल्विस, इट इज फेल्ड ट्रायल देना है सब में, लेकिन विजिलेंट होकर ट्रायल देना है, नहीं हुआ तो भी विजिलेंट। दूसरी चीज, अब कैविटी में आ जाओ। कैविटी में, कैविटी इज नॉट अ प्लेन मतलब एक प्लेन हो गया, ये कैविटी तुम्हारा इतना बड़ा है, तो कैविटी में कहाँ डायमीटर लेंगे भाई, कौन सा डायमीटर लेंगे, इतना सारा तो नहीं ले सकते ना पूरा कैविटी को ऊपर से लेके नीचे तक, तो 2 डायमीटर हमें जानना है, मैक्सिमम डायमेंशन और मिनिमम डायमेंशन। इंपॉर्टेंट कौन सा है, लीस्ट पेल्विक, वो किस लेवल पे मेजर करते हैं, ट्रांसवर्सली
ischial spine ट्रांसवर्स डायमीटर कितना होता है ischial spine का 10 सेंटीमीटर होता है 11.5 का होता है 10 सेंटीमीटर कुछ भी इतना ग्रॉस मत मचाओ इंटर ischial diameter is 10 cm this is the shortest diameter which the fetus has to cross in pelvis तो ये डायमेंशन लीस्ट पेल्विक डायमेंशन ये तुम्हें पता होना चाहिए नहीं पता होगा तो ग्रॉस ठीक है मैक्सिमम डायमेंशन तो अब ये तो ट्रांसफर हो गया अब इस डायमेंशन का एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर भी तुमको पता होना चाहिए इस डायमेंशन पे और मैक्सिमम डायमेंशन का भी एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर बस इतना अब आउटलेट क्या होगा ये जो तुम्हारा सैक्रोकॉक्सिडियल जॉइंट से लेके ये रोम्बॉइड है आउटलेट इज रोम्बॉइड ठीक है आउटलेट हम लोग कैसे देखते हैं फिस्ट से 4 फिस्ट है तो आउटलेट इज प्रॉपर नहीं है तो आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन सबसे खतरनाक ऑब्स्ट्रक्शन होता है ये वाला तो सबसे इजी है नहीं हुआ तो बेबी इंगेज ही नहीं होगा तुम सी सेक्शन कर दो ये अगर खराब हुआ तो फिर प्रॉब्लम है यहाँ तक बेबी आगे फंस जाएगा ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर इसी में होता है ज़्यादा इंटरइशियल डायमीटर तुम पीवी में जब हम लोग पीवी करते हैं तो हम लोग स्पाइंस फील करते हैं अगर इजीली हमारा फिंगर टच कर रहा है मतलब इनएडिक्वेट है इजीली टच नहीं करना चाहिए स्ट्रेच होकर बिल्कुल टच ऐसे मेरा फिंगर टच करके स्पाइन मतलब छोटा है ना बेबी ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो जाएगा ये भी उतना डेंजरस नहीं है बेबी अभी ऊपर ऐसे से निकाल सकते हैं इसमें क्या होगा ये इनएडिक्वेट है तो बेबी एकदम नीचे तक सबसे डेंजरस ये नीचे तक आके सेकंड स्टेज में अटक जाएगा बाहर ही नहीं आएगा सिजेरियन भी इसमें डिफिकल्ट है नॉर्मल डिलीवरी तो खैर नहीं होगी तो ये तुम्हें पेल्विस में इतना बहुत आना चाहिए ठीक है डायमीटर्स स्ट्रक्चर पकड़ना कैसे और स्टार्ट कैसे करना दैट इज मोर इम्पोर्टेंट और जो सिंपल चीज़ें वो आना चाहिए फिर तुमसे लेबर का प्रोसेस वैसे पूछेंगे लेबर का प्रोसेस जो कार्डिनल स्टेप्स क्या है लेबर के एंगेजमेंट इंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट हो गया डिसेंट एंड फ्लेक्शन एक साथ होता है डिसेंट फ्लेक्शन इंटरनल रोटेशन क्या होता है लेफ्ट ऑसिपिटो ट्रांसफर ये है इंटरनल रोटेशन मींस वन इशियल स्पाइन के लेवल पे बेबी का हेड ऐसे रोटेट देन दिस इज डिलीवरी बाय एक्सटेंशन देन रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या इंटरनल रोटेशन जो क्या था उसको करेक्ट कर रहा है वो इंटरनल रोटेशन को करेक्ट किया बेबी ने अब शोल्डर को लाना है ना शोल्डर आ जाएगा बिहाइंड एंड ये शोल्डर हिंज करेगा ठीक ब्रीच डिलीवरी ऐसा भी देख लेना ऑसिपिटो पोस्टीरियर ठीक है चलो नो जाओ इंस्ट्रूमेंट की क्लास के लिए